नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा आप सबके सामने महिला सुपरवाइज़र की सीरीज में आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो स्कीम्स वाला पोर्शन है, जिसमें आज हमको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्कीम्स पढ़ना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री में जितनी भी स्कीम्स हैं आज हम उसे कवर करेंगे। और स्कीम्स कवर करने के पहले हम इस मिनिस्ट्री पर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, क्या ये मिनिस्ट्री क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले हम इसके गठन की बात करते हैं। तो इस मिनिस्ट्री का जो गठन हुआ था वो है 30 जनवरी 2006 में। 2006 में जब इसका गठन हुआ है, इसके पहले भी ये कुछ काम कर रही होगी। तो किस प्रकार से मतलब महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं इस टाइम पर चल रही थी, इनको देखते हैं। इसके पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य करता था। ये पहले एक विभाग था, उसके बाद 2006 में ही मंत्रालय बनाया। तो विभाग के रूप में महिला और बच्चों से संबंधित जितनी भी स्कीम्स वगैरह थी, जितनी भी पॉलिसीज़ थी, वो चलती थी। इसके बाद जब मिनिस्ट्री गठित हो गया है तो उसका कोई एक मिनिस्टर भी होगा। उसका जो वर्तमान में जो मिनिस्टर्स हैं महिला और बाल विकास मंत्री, वो हैं अन्नपूर्णा देवी जी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए कुछ राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य मंत्री वर्तमान में है महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित, वो है सावित्री ठाकुर। और हर एक मिनिस्ट्री के एक मुख्य सचिव होते हैं। तो यहाँ पर जो सचिव है वो है अनिल मलिक जी। इतनी बातें कवर होती हैं। फिर हम देखते हैं कि 2006 के समय में कोई पहली बार भी मिनिस्टर बना होगा महिला और बाल विकास विभाग का, मतलब मंत्रालय का। तो यहाँ पे पहली बार जो मंत्री थी वो थी रेणुका चौधरी। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? निर्मला भूरिया जी। ठीक है, ये हमने बेसिक जानकारी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ली है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये मिनिस्ट्री काम कैसे करती है। तो ये जो मंत्रालय है वो अपने 4 कॉम्पोनेंट की हेल्प से काम करता है। टोटल कितने कॉम्पोनेंट हैं या टोटल कितनी यूनिट्स हैं इसकी? 4 यूनिट्स है ना, 4 घटक हैं। सबसे पहले है निप्सिड, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट है NCPCR, मीन्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और एक और इंस्टीट्यूशन बसता है कारा, जिसे हम बोल देते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो इस तरह से ये 4 इंस्टीट्यूशन है। हम हर एक इंस्टीट्यूशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निप्सिड, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मीन्स केंद्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। तो इसका पहले जो नाम था वो केंद्रीय जन सहयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान था। ये पहले एक ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट था, उसके बाद में बाल विकास संस्थान नाम हो गया था बाद में। इसका जो स्टार्टिंग था वो कब हुआ था? 1966 में इसे प्रारंभ किया है। इसके द्वारा जो ICDS हैं, ICDS मीन्स क्या है? इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, मतलब यहाँ से आंगनवाड़ी का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था वो। तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स थे, है ना, जितने भी वहाँ पर अधिकारी वगैरह हुए थे, तो ICDS रिलेटेड, ICDS स्कीम को चलाने के लिए, तो उनको जो ट्रेनिंग का काम किया था वो इसी इंस्टीट्यूट ने किया था। इसके बाद वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है? आखिरी इंस्टीट्यूट बनाया क्यों गया है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास, मानसिक एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण, परामर्श सेवाएं और अनुसंधान परिणाम प्रदान करना है। मतलब क्या है कि महिला और बच्चों से रिलेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब उनका मानसिक, शारीरिक, सब तरह से कैसे डेवलपमेंट हो। बच्चों और महिलाओं के संबंध में मानसिक और बाल संरक्षण में गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण, मतलब किस तरह से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, गुणवत्ता किस तरह से निर्माण होगा। उसके बाद परामर्श सेवाएं, मीन्स जो भी सरकार सलाह लेगी पॉलिसीज़ वगैरह के निर्माण में, वो सब सलाह दिए जानी है। उसके साथ साथ में जितनी भी रिसर्च चलेंगी इस फील्ड में, वो सब के लिए जो एक मेन अपेक्स बॉडी है वो NIPCCD है, निप्सिड है। इसके बाद हम देखते हैं निप्सिड जो है वो अपना जो भी काम करती है वो कुछ सेंटर्स के माध्यम से करती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसके कुछ सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले गुवाहाटी मतलब असम में 1978 में, फिर बेंगलुरु में 1980 में, देन लखनऊ में 1982 में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MP के इंदौर में 2001 में, उसके बाद पंजाब के मोहाली में 2019 में। ठीक है, ये हमने देखा निप्सिड। निप्सिड क्या है?
मेनली ये रिसर्च करने वाली और जो भी परामर्श वगैरह देने वाली एक एपेक्स बॉडी है, ठीक है, शीर्ष संस्थान है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो कि काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन था वो था राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैधानिक संस्थान है, मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। अब एक्ट के थ्रू आया होगा तो कौन सा एक्ट है? 1990 का एक्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अब इस एक्ट की धारा 3 के तहत इसका गठन किया है। एक्ट 1990 का है लेकिन गठन 1992 में हुआ है। डेट भी हम याद रखेंगे, 31 जनवरी 1992, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होगा, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक सचिव भी याद रखना, ठीक है, एक सचिव सदस्य होगा, 1+5+1। उसके बाद नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। टेन्योर क्या होगा? टेन्योर या पदावधि 3 वर्ष की होती है। जो पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो जयंती पटनायक, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। ये हुआ हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसे हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए हैं महिलाओं के लिए या जो भी एक्ट के थ्रू प्रोविजंस बनाती है गवर्नमेंट, उनकी समीक्षा करना है, उनमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ें हटानी हैं, वे सारी चीज़ें। उसके बाद उपचारात्मक विधिक उपायों की सिफारिश करना, मतलब कोई महिला अगर पीड़ित हो जाती है तो या फिर किसी महिला को कोई समस्या है तो उसका निवारण किस तरह से किया जाएगा, उसका उपचार किस तरह से होगा। उसके बाद शिकायत निवारण तंत्र को सरल बनाना, मतलब हर एक महिला गवर्नमेंट तक अपनी कंप्लेन कर सके, वो चीज़ों को ईजी बनाना है। और महिलाओं के लिए जितनी भी नीतियाँ बनेंगी उन पर सरकार को सलाह देगा ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग के नेशनल कमीशन फॉर विमेन। इसके बाद है जो नेशनल लेवल पर कमीशन है, उसके पैरेलल सेंट्रल लेवल पर भी कमीशन कार्य करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के लिए अलग से एमपी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था 1995 में, जिसे बोलते हैं एमपी महिला आयोग अधिनियम 1995। उसके बाद एमपी में कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एमपी में कब गठन हुआ है, तो 23 मार्च 1998 को गठन हुआ है। वर्तमान में अध्यक्ष है शोभा ओझा। यहाँ पे हम प्रथम अध्यक्ष भी देख लेते हैं। जो इसकी फर्स्ट मिनिस्टर मतलब अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी, वो है हेमवंत पोर्ते। कौन है? हेमवंत पोर्ते। ये हो गया अपना महिला आयोग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पर बात करते हैं, जो है अपना बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अब इसके लिए भी कोई एक्ट आया होगा, तो इसके लिए एक्ट आया 2005 का। सेम ये भी क्या है? वैधानिक संस्था है, एक्ट के थ्रू बनी है। अब गठन कब हुआ है? 5 मार्च 2007 को हुआ है। धारा 3 ही है, वहाँ भी धारा 3 थी। इसकी संरचना में 1+6 है, वहाँ 1+5 होते हैं, यहाँ 1+6 है, जिसमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। नियुक्ति यहाँ पे क्या है? समिति के द्वारा होगा, केंद्र सरकार के द्वारा चयनित 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। और समिति किस तरह से होगी कि समिति का जो अध्यक्ष होगा वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा, और 2 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार तय करेगी कि किन्हें 2 सदस्य लेना है। इस तरह से 3 सदस्यीय समिति होगी, वो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करेगी। उसके बाद आगे देखते हैं हम इनका टेन्योर देखते हैं कि इनकी पदावधि क्या होगी। तो अध्यक्ष है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, है ना। और सदस्य है वो भी 3 वर्ष या 60 वर्ष। सदस्य के लिए 60 वर्ष है और अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है, याद रखना है। उसके बाद इस कमीशन के पहले जो अध्यक्ष थे वो शांता सिन्हा, और वर्तमान में प्रियंक कानून को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बेसिक। तो मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2007। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अलग से कोई एक्ट नहीं लाई है यहाँ पे। इसी एक्ट से, ये जो सेंट्रल का जो एक्ट पारित हुआ था, इसी एक्ट की धारा 17 से मध्य प्रदेश में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष शीला खन्ना देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कौन था? यहाँ है शीला खन्ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे एक इंस्टीट्यूशन पढ़ने को मिलता है जो है कारा। कारा मीन्स सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मतलब है केंद्रीय, यहाँ पे लिख लीजिए आप, दत्तक ग्रहण, तथा नहीं है यहाँ, केंद्रीय दत्तक ग्रहण मतलब अडॉप्शन, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख देते हैं, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण मीन्स सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है,
जो भारत में जितना भी गोद लेने से संबंधित प्रावधान है कि बच्चे मतलब कितनी उम्र के बच्चे को गोद लिया जा सकेगा, कौन सा जो कपल है, मैरिड कपल है, वो गोद ले सकता है, अगर सिंगल पेरेंट है मतलब सिंगल मेल अकेला है तो वो किन कंडीशंस में बच्चे को गोद लेगा, वो मेल चाइल्ड को ही गोद ले सकता है, अगर सिंगल फीमेल है तो वो फीमेल चाइल्ड को गोद ले सकती है। ये सारी जो भी प्रोविजंस हैं या सारे जो रिकमेंडेशन है वो कारा के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये भी एक वैधानिक संस्था है। जैसे हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखा था, महिला आयोग देखा था, वो सब एक्ट के थ्रू आए, ये भी एक्ट के थ्रू आया है। कौन सा एक्ट है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का, याद रखने वाली बात है। इसके तहत ये संस्था बनी है और महिला और बाल विकास जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करती है, ठीक है। यह भारत में दत्तक ग्रहण संबंधी नोडल प्राधिकरण है, मतलब मेन एजेंसी है दत्तक ग्रहण से संबंधित, अडॉप्शन से संबंधित। उसके बाद ये अंतर्देशीय और अंतरादेशीय है, यहाँ पे अंतरादेशीय, ठीक है, अंतरादेशीय, एक बार यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं। तो ये अंतर्देशीय और अंतरादेशीय दत्तक के ग्रहण को विनियमित करती है, मीन्स जो भी रेगुलेशंस हैं इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री, है ना, तो यही इंस्टीट्यूशन करती है। अंतर्देशीय क्या होता है और अंतरादेशीय क्या होता है, हम डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्देशीय मतलब है किसी दूसरी कंट्री के कोई जो मैरिड कपल हैं या किसी दूसरी कंट्री का कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है ना, अपने देश से, भारत से। और अंतर्देशीय का मतलब है देश के भीतर। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम और निगरानी करने का काम ये कारा के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके बाद कारा के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाया जाता है, केयरिंग्स। केयरिंग्स मीन्स चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। अब सबसे पहले क्या होता है कि यहीं पर रजिस्टर कराना पड़ता है अपने को कि किस बच्चे को अपने को लेना है, यहाँ पंजीयन होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखना है, केयरिंग्स। केयरिंग्स का फुल फॉर्म चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम। ये हमने चारों इंस्टीट्यूशंस देख ली हैं, 4 संस्थाएं देखी हैं जिनके थ्रू महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट काम करता है। अब आज हम अपने कोर टॉपिक पर आते हैं जो है स्कीम्स वाला, है ना, जिसमें हमें बेसिकली क्या है, स्कीम्स पर फोकस करना है। अब हम देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं उनको अपने को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में कौन कौन से? तो पहला पार्ट में ये आ गया है ना, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना, दूसरी में मिशन शक्ति योजना, तीसरी में मिशन वात्सल्य योजना। अब जितने भी पोषण से संबंधित कार्यक्रम होंगे, पोषण से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, न्यूट्रिशन से संबंधित, वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम में। महिलाओं के एम्पावरमेंट से मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितनी चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को हम मिशन शक्ति में इंक्लूड कर लेंगे। और बच्चों से संबंधित जितने प्रोग्राम्स होंगे उनको मिशन वात्सल्य में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये वाला जो टॉपिक है उसको कवर कराने का प्रयास किया है। आगे की स्लाइड्स में हम आगे डिस्कस करते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में अपन को क्या देखना है, तो ये जो स्कीम थी इन दोनों को इंक्लूड करके आई है। पोषण अभियान गवर्नमेंट चला रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 से, उसको, और ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को। तो ICDS 1975 का था और पोषण अभियान 2018 का है। हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, है ना, इनको डिटेल में। इसके साथ साथ इसमें ये वाली स्कीम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है वर्तमान में। सैग करके जो स्कीम है, सैग मीन्स स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। एडोलेसेंट गर्ल्स मीन्स 11 to 18 ईयर्स, ठीक है, जो भी किशोरी बालिका हैं। नेक्स्ट क्या है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, मीन्स 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड या उनकी देखभाल से रिलेटेड। उसके बाद आधुनिक सक्षम आंगनवाड़ी ढांचा, मतलब जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो और अधिक अच्छी होनी चाहिए, है ना, सुदृढ़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में है। इसके बाद मिशन शक्ति में क्या चीज़ है और मिशन वात्सल्य में क्या है, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति जो है वो भी फर्दर 3 प्रकार से काम करता है ना, संबल, सामर्थ्य और निर्भया। अब संबल मतलब क्या है कि महिलाओं को किस प्रकार से बल मिलेगा, मतलब महिलाएं एम्पावर कैसी होंगी, उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो 1 स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, यहाँ विमेन हेल्पलाइन 181 है, ये विमेन हेल्पलाइन एक्चुअल में होता है, आप CM हेल्पलाइन से कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ में 1090 एंड 1091, ये भी विमेन हेल्पलाइन चलते हैं, ठीक है।
इसके बाद संबल में क्या क्या देखना है अपने को, वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और नारी अदालत। उसके बाद ये हो गई संबल की स्कीम। फिर सामर्थ्य की कौन सी स्कीम है, तो सामर्थ्य में हमें देखना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना, लगेगी हेल्थ डिपार्टमेंट की है, लेकिन एक्चुअल में होती कौन सी है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। शक्ति सदन, सखी निवास, पालना, संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, और जेंडर बजटिंग स्कीम, ये सारी चीज़ें हमें सामर्थ्य में देखना है। फिर हमें निर्भया में भी कुछ चीज़ें देखनी है। तो इस तरह से हम मिशन शक्ति को कवर करेंगे। उसके बाद मिशन वात्सल्य भी है। मिशन वात्सल्य में क्या क्या चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट, और मिशन वात्सल्य इनिशिएटिव्स। इस प्रकार से हम मिशन वात्सल्य को भी कवर करेंगे। अब हम जो पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था उस पर आ जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0। तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ही पोषण और आईसीडीएस से मिलकर बना था। पोषण और आईसीडीएस से मिलकर, इनसे मिलकर क्या बना था, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो इसे हम देख रहे हैं। अब सक्षम आंगनवाड़ी देखने के पहले अपने को क्या है, यहाँ पे पोषण अभियान देखना पड़ेगा। तो पोषण अभियान में क्या क्या हुआ है देखते हैं हम। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन इसे कहते हैं। पोषण अभियान का पूरा नाम देखते हैं सबसे पहले, तो पीएम्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट। यहाँ पे क्या है, हॉलिस्टिक नरिशमेंट चाहिए। हॉलिस्टिक नरिशमेंट मतलब समग्र पोषण करवाना है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना। उसके बाद प्रारंभ कब से हुआ था, 8 मार्च 2018, महिला दिवस जो मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो 8 मार्च 2018 को प्रारंभ हुआ है। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों स्टार्ट किया था, तो हम देखते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग, लो बर्थ वेट एंड एनीमिया को हर ईयर 2%, मीन्स स्टंटिंग को 2%, वेस्टिंग को 2%, लो बर्थ वेट को 2% और एनीमिया को 3% हर ईयर को में कम किया जाना, ये टारगेट्स रखे थे हमने। अब यहाँ देख लेते हैं एक बारी कि स्टंटिंग क्या होता है और वेस्टिंग क्या होता है। स्टंटिंग में क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग वेट कम हो, वेट कैसा हो, कम हो एज के अकॉर्डिंग। और वेस्टिंग में क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद स्टंटिंग को 38.4 से 25% तक लाया जाना है, ये भी टारगेट यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद इसकी टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन, ठीक है। ये हमारा पोषण अभियान होता है। इसके बारे में और फर्दर डिटेल है कि पोषण अभियान के घटक कैसे हैं, ये किस तरह से काम करता है। तो पोषण अभियान के हम घटक देखते हैं। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मीन्स होता है अभिसरण। अभिसरण यहाँ पे सेंस है कि जो भी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मिलकर के एक साथ काम करेंगी। क्या है, मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर के काम करेंगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। आईसीडीएस, सीएएस मीन्स आईसीडीएस का जो डेटा है उसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए और देखने के लिए सारी चीज़ें कि कितना क्या बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। बिहेवियरल चेंज है, बिहेवियरल चेंज में क्या है, अवेयरनेस लाई जाएगी, है ना, उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाएगा कि ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। इंसेंटिव मीन्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट किसको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट जितनी भी आंगनवाड़ी से रिलेटेड वर्कर्स हैं, मीन्स आशा हैं, एएनएम हैं, उनको दिया जाएगा, है ना, क्योंकि उनके थ्रू ही ये मिशन चल रहा है ऐसा। और नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे है बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स क्या है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी कि कैसे बच्चों को बेहतर न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे है प्रतिवर्ष मार्च महीने में 15 दिन के लिए क्या, पोषण पखवाड़ा, यहाँ लिख नहीं पाया है, पोषण पखवाड़ा जिसे बोलते हैं। तो पखवाड़ा एक्चुअल में होता ही 15 दिन का है। तो ये हर बार सेलिब्रेट किया जाता है मार्च मंथ में, ठीक है। उसके बाद इस बार कब सेलिब्रेट किया था, 9 से लेकर के 23 मार्च तक, मीन्स 9 से 23 मार्च तक इसे सेलिब्रेशन किया था इसका, पोषण पखवाड़ा का। उसके बाद पोषण सप्ताह मनाते हैं सितंबर में 1 से 7 सितंबर तक। इस बार पोषण सप्ताह की थीम क्या थी, न्यूट्रियस डाइट फॉर एवरीवन। ये न्यूट्रियस है, NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम अपने जो मेन मिशन था सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 उसको डिस्कस करते हैं।
तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1 अगस्त 2022 में हुआ था। ये भारत सरकार का एकीकृत पोषण कार्यक्रम है, मतलब कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है, इसके अंदर ही सारे जो भी पोषण से संबंधित चीज़ें हैं वो सब चल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने ICDS और पोषण अभियान को एकीकृत करके इसे पुनर्गठित किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ICDS और पोषण को मिला करके ये सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 आया है। उसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, अपन आगे डिस्कस भी करेंगे और पहले भी देख चुके हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। ICDS, पोषण अभियान, सैग स्कीम है और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके घटक कौन कौन से, मीन्स जो पोषण अभियान है वो और कैसे आगे काम करता है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी ढांचा, वही कि आंगनवाड़ियों को और अधिक अच्छा कैसे किया जा सके। ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब वही है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी शिक्षा से रिलेटेड और देखभाल से रिलेटेड। फिर है 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए पोषण आहार, ये एक्चुअल में 11 to 18 ही मानो इसको, क्योंकि सैग स्कीम पढ़ेंगे अपन तो उसमें यही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए क्या कैसे प्रावधान है, उन्हें कैसे पोषण दिया जाएगा प्रॉपर। और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण कार्यक्रम के द्वारा पोषण सहायता देना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सैग स्कीम। ठीक है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स मीन्स 11 to 18। तो इन बच्चियों के लिए कैसे पोषण दिया जाएगा, इनको कैसे एम्पावर किया जाएगा। इसका पुराना नाम है सबला योजना, जिसे राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे जानते हैं सैग मीन्स स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ये लॉन्च हुई थी 2010 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 2011 में हुआ था। ठीक है, क्रियान्वयन 2011 से हुआ है। इसके लाभार्थी कौन है, 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियाँ, और इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, 11 to 14 ऐसी बच्चियाँ जो आउट ऑफ स्कूल हैं, इन पर ज़्यादा बल दिया है, और 14 to 18 स्कूल गोइंग गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर बल देना है, किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण पर बल देना, और क्रियान्वयन ICDS के थ्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सैग स्कीम। तो इस सैग स्कीम में क्या है, इस स्कीम ने 2 स्कीम्स को रिप्लेस कर दिया है। कौन कौन सी स्कीम्स, किशोरी शक्ति योजना और किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम, उन दोनों की जगह पे कौन सी आ गई है, ये सैग स्कीम आ गई है ना, इनको रिप्लेस करके। इसके बाद इसे पोषण 2.0 में कब लाया है, तो 2021 में पोषण 2.0 में लाया गया है। इसके तहत आंगनवाड़ियों के माध्यम से बालिकाओं को, यहाँ बालक नहीं है, बालिकाओं को किशोरी कार्ड प्रदान किए जाते हैं। किशोरी कार्ड में क्या होता है, उनका BMI इंडेक्स होता है, मतलब वेट कितना है, हाइट कितना है, उनका हीमोग्लोबिन रहता है, उनमें जो भी विटामिन डेफिशिएंसी रहती हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं, और जितनी भी डिटेल्स उनकी रहती है, मंथली साइकिल कैसा क्या रहता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किशोरी कार्ड, और ये सैग स्कीम हो गई। सैग स्कीम के बाद एक और हम एक कंसेप्ट देखते हैं, ECCE। ECCE मीन्स क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता क्या है, इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर फोकस किया है। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स चाइल्डहुड से भी पहले, है ना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब बच्चों का बचपन शुरू हो रहा है, उसके जस्ट पहले की चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। इसमें उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, उनके लिए स्कूल जाने से पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा कि वो किस तरह से पढ़ेंगे। तो उनका जो मेंटल लेवल पर उनको तैयार करना, मानसिक स्तर पर उनको तैयार करना, ये सारे काम किसके थ्रू करती हैं, होते हैं आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल आंगनबाड़ियों के माध्यम से एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए इसको लाया गया है। इसके लिए नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में एक अलग से पॉलिसी भी बनाई है इसी के लिए, राष्ट्रीय स्तर की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 में बनाई थी, और वर्तमान में से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत चलाया जाता है। ठीक, इस तरह से हमने आज का लेक्चर कवर किया है। हम एक बार शॉर्ट में और सारी चीज़ें देख लेते हैं। हम एक बार वापस से सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री हमने 2006 में देखी थी। उसके बाद हमने इसके 4 इंस्टीट्यूशन देखे थे, निप्सिड, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पब्लिक कॉपरेशन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, निप्सिड। देन हमने देखा था नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये कब का था, 1992 का था। उसके बाद हमने देखा था नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कब का था, 2007 का था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने अपनी स्कीम्स देखी थी, है ना। स्कीम्स में भी कौन कौन से 3 पार्ट्स में देखा था अपने स्कीम्स में, हमने देखा था सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। उसके बाद हमने मिशन शक्ति देखा था, मिशन शक्ति के बाद हमने मिशन वात्सल्य देखा था, मिशन वात्सल्य। इसके बाद हमने सक्षम आंगनवाड़ी में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मीन्स पोषण अभियान देखा था। मैं आपको बता दूं जो ICDS भी है, ICDS मैंने आपके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने सैग भी देखी थी, एक स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। उसके बाद मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य, ये मैं आपको आगे की जो भी वीडियोस रहेंगी उनमें इनको मतलब इन स्कीम्स को और साथ साथ में MP गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी इंक्लूड करूँगी। तो इसमें हम संबल और सामर्थ्य, संबल सामर्थ्य, एक और था निर्भया, तो उनमें डिवाइड करके आगे की स्कीम्स पढ़ेंगे। और मिशन वात्सल्य में भी हमने कुछ स्कीम्स देखी थी। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको पूरा महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।